आज के इस आत्मनिर्भर बिहार के लॉन्चिंग के समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रीय महामंत्री भाई भूपेंद्र यादव और पटना के विशेष करके सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद, हमारे बहुत से यहाँ पर अतिथि जो पद्मश्री जिनको से सम्मानित हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका इस लॉन्चिंग के कार्यक्रम में मेरी ओर से भी और बिहार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस शुभ अवसर पर आप सबका भी अभिनंदन और स्वागत है। इस सिटी के साथ कह सकता हूं कि इसका बदलता बिहार और बदलने की कल्पना का बिहार, इसका चश्मदीद गवाह हूं तो मैं हूं, ये मैं बहुत गौरव से कह सकता हूं। मुझे याद है इन्होंने अभी कहा कि 61 से लेकर के 90 तक इतने सालों में, मुझे याद है कि जब मैं बचपन में काठमांडू जाया करता था तो पहले एलसीटी घाट, फिर स्टीमर, फिर उसके बाद उतरो, फिर वहां से रोड पकड़ो और पकड़ते पकड़ते रक्सौल पहुंचो। आज जब मैं चर्चा करता हूं कि मैंने मुजफ्फरपुर जाना है तो कहते हैं कोई बात नहीं, चलिए। ये अंतर मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं अभी पटनेश्वरी देवी जी के दर्शन करके आया, मां पाटन के देवी के दर्शन करके आया। पता ही नहीं चला चिड़िया ताल पुल कहां है, पता ही नहीं चला रेलवे स्टेशन कहां है। सब चीजों में बदलता हुआ और मिनटों में वहां पहुंच जाना। पहले पटना सिटी जाना मतलब शायद पसीना बहाने के बराबर और आधा दिन बर्बाद करने के बराबर होता था। यह परिवर्तन हमने देखा है और यह परिवर्तन बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार के माध्यम से आया, लेकिन भारत की संस्कृति में और भारतीय राजनीतिक परिवेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीतिक संस्कृति का 2014 के बाद आया है। इसको हमको समझना चाहिए। 2014 के पहले नेताओं का वक्तव्य क्या होता था? हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करने का प्रयास करेंगे, हम कर नहीं पा रहे हैं। और 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति क्या बदली? वो ये बदली कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। यह परिवर्तन हमको देखने को मिला है। और फिर मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूं। किसने मना किया था 2014 से पहले कि 18,000 गांव जो बिजली के बगैर हैं उनको बिजली दे दो? लेकिन ये मोदी जी का इंतजार कर रहा था। किसने कहा था कि 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के घरों में रहते हैं, उनको बिजली प्रदान करो? नहीं कर सके। उसके लिए मोदी जी का इंतजार करना था। मोदी जी आए और आज 2.5 करोड़ घरों में बिजली मुफ्त पहुंचाई गई है। इस बात को समझना चाहिए। किसने कहा था कि करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब पहुंचाने में किसने रोका था? किसने कहा था कि 8 करोड़ बहनों के घर में चूल्हा ना जलने की स्थिति पैदा हो और लकड़ी का ईंधन जलाए, वहां गैस का चूल्हा पहुंचाओ? आपने इसकी चिंता नहीं की। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि उज्ज्वला योजना सिर्फ घर का चूल्हा जलाने की योजना नहीं है। यह ट्यूबरकुलोसिस से लेकर के फेफड़े की बीमारी को जड़मूल करने का निदान है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आने वाले समय में हेल्थ के रिकॉर्ड्स और हेल्थ के स्टेटस बताएंगे कि सिर्फ लकड़ी के चूल्हे के कारण और कोयले के चूल्हे के कारण ट्यूबरकुलोसिस की संख्या और फेफड़े की बीमारी की संख्या क्या होती थी और आज आने वाले समय में बीमारी की संख्या क्या रहने वाली है, यह अंतर पड़ने वाला है। किसने मना किया था कि देश के लगभग 40% आबादी, 55 करोड़ की जनता को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज गरीब लोगों को देने के लिए किसने रोका था? और मोदी जी के आने के बाद यह कैसे संभव हुआ? और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस मुझे बुला करके अपने भाषण में कहते हैं
Come, Mr. Nadda, and tell the world what is Ayushman Bharat and show the difference with it. ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि नेतृत्व के मन में आया कि हम कर सकते हैं और हमने करके दिखाया और परिवर्तन लाया है, इस बात को समझना चाहिए। अब ये कोरोना की महामारी लड़ तो अमेरिका भी रहा था, लड़ तो यूरोप के देश भी रहे थे, लड़ तो अन्य देश भी रहे थे, लेकिन लड़ने में नेतृत्व की स्पष्टता नहीं थी, विजनरी नहीं थे। मन में प्रश्न था, जान चाहिए या जहान चाहिए। मन में प्रश्न था कि लॉकडाउन चाहिए या इकोनॉमी चाहिए। पाश्चात्य देशों ने जो हमसे स्वास्थ्य में बहुत अच्छे खड़े थे, वो उन्होंने अपने आप को असहाय और लाचार महसूस किया। उनकी स्वास्थ्य की सिस्टम चरमरा गए, लड़खड़ा गए, असहाय महसूस हुए। यह मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से डेथ रेट वहां बढ़ा, जिस तरीके से स्पेन में, जिस तरीके से इटली में, और इनके देश की संख्या क्या, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, ये 130 करोड़ का देश, 1.3 बिलियन पीपल। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल्ड और टाइमली डिसीजन लेकर के इस देश के 130 करोड़ जनता की जान बचाई है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और कहा कि जान है तो जहान है। और बाद में जब स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कर ली तो फिर क्या कहा कि जान भी है और जहान भी है, काम भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। और व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत करूं, यहां सुनील चौबे जी बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार में चल, एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था, एक भी। और आज 1659 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, यह हमको समझना चाहिए। एक भी कोविड का डेडिकेटेड बेड नहीं था, आज 12 लाख से ज्यादा डेडिकेटेड बेड्स हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी, मैं जानता हूं, आपका सैंपल एनआईवी पुणे जाता था। डॉक्टर साहब मैं ठीक बोल रहा हूं, डॉक्टर जायसवाल जी, अध्यक्ष जी, हवाई जहाज से एनआईवी पुणे जाता था। और वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक इंस्टीट्यूट थी जहां की कोविड का टेस्ट होता था। आज हमारे यहां 1600 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं और हमारे यहां प्रतिदिन, पहले 1500 टेस्टिंग होती थी, आज हमारे यहां प्रतिदिन 11 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। यह फैसिलिटी आकर के खड़ी है। और अब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करूंगा। यह आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए आप। जब कोविड लगा तो हमारे यहां पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट विदेश से आता था और चाइना से भी आता था, और फिर चर्चा होती थी कि यह सस्ता मटेरियल है, यह घटिया मटेरियल है। चाइना जानता था, इस तरीके की बातें लोग आपस में चर्चा करते थे। मोदी जी ने देश के उद्यमियों को जगाया और कोविड के लॉकडाउन के उठने से पहले 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बनाने की कैपेसिटी भारत ने पैदा कर ली। यह हमको समझना चाहिए। 4,50,000 करोड़ पर डे के हिसाब से पीपीई किट बनता है। आजकल एक हॉस्पिटल में एंट्री करने वाला भी पीपीई किट पहन करके आज जा रहा है, क्योंकि 4,50,000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यह देश पैदा कर रहा है पर डे। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर्स, प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से 2,000 करोड़ रुपए दिए और कहा कि पीएम केयर फंड में वेंटिलेटर्स खरीदो। देश के उद्यमियों को जगाया। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि इस देश में बनने वाले 3 लाख वेंटिलेटर्स बने हैं और 3 लाख वेंटिलेटर्स ऑपरेटिव हुए हैं। यह हमको समझना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को लेकर के जब हम चले, और मैं बिहार प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं। आपने मोदी जी के मंत्र को बहुत जल्दी पकड़ा और आपने आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा को शुरू किया है। यह आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा बिहार की तस्वीर भी बदलेगा, तकदीर भी बदलेगा और बिहार को मुख्य धारा में आगे ला करके खड़ा करेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को, 3 लाख करोड़ रुपए की एमएसएमई सेक्टर में कोलैटरल लोन देना है। 1,10,000 करोड़ रुपए बच चुके हैं। 3 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स होने में 1,10,000 करोड़ बच चुके हैं। बहुत
सस्ता लोन और सब लोगों को आजीविका खड़ा करने का उद्देश्य। और यही नहीं, एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन को भी डाइल्यूट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एमएसएमई सेक्टर में आ सके, इस बात की चिंता की गई है। मेरा निवेदन है बिहार के एक एक कार्यकर्ताओं से कि आप एमएसएमई सेक्टर की गहराई से पढ़ाई करें और हमारे नौजवान उद्यमियों को प्रेरित करें और उनको मुख्यधारा में लाने के लिए फिर से हम प्रयास करें। और उसमें हमारा एक कैटलिस्ट की भूमिका होनी चाहिए, एक फैसिलिटेटर की भूमिका होनी चाहिए, एक फैसिलिटेट करने का हमको योगदान होना चाहिए। और यह भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा को करना पड़ेगा। मैं आग्रह करूंगा कि युवा मोर्चा इस काम को अपने हाथ में ले। उसी तरीके से किसान मोर्चा, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है एग्री सेक्टर में। मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदल दिया है, ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। अब यह हमारी जिम्मेवारी है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको धरती पर उतारें। और मैं गांव से आता हूं, मुझे मालूम है गांव में अगर हमारे प्रधान जी और एमएलए साहब 50,000 रुपए दे देते थे ना, तो अगले चुनाव तक गुण गाते थे, देखो 50,000 दिया था, देखो 50,000 दिया था। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही। आज 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होना है। वैल्यू एडिशन करो, मार्केटिंग के लिए सप्लाई चेन को बढ़ाओ, गोडाउन बनाओ, कोल्ड स्टोरेज बनाओ, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ। अपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ अपने उत्पाद को जीआई के माध्यम से जोड़ करके उसकी दुनिया में पहचान बनाओ, वोकल फॉर लोकल बनो। इस काम को करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि बिहार का एक भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ जो बने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तत्परता से लगे ताकि वह तय कर सके कि उनके इलाके में गांव की तस्वीर कैसे बदलेगी। बहुत से प्रावधान है, पढ़िए। सड़क कैसे बनेगी, हमारा प्रोड्यूस दुनिया में किसी बिचौलिए के बगैर किस तरीके से दुनिया में जा सकेगा, हम उसका दाम कैसे तय कर सकेंगे, हम अपने प्रोड्यूस को, हम अपने उत्पाद को किस तरीके से दुनिया में प्रतिलक्षित कर सकेंगे, हम उसकी ब्रांडिंग कैसे कर सकेंगे। यह सब फार्म गेट 1 लाख करोड़ रुपए में स्थापित है। योजना आप बनाएंगे और मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए आपके लिए समर्पित है। आपने तस्वीर बदलनी है किसानों की, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह जरूर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में सभी विधायक, सभी सांसद, आत्मनिर्भर भारत बनना है, आत्मनिर्भर बिहार बनना है, तो आत्मनिर्भर इस दृष्टि से भी हमको काम करना है। अब अगर मैं बात करूं आपके यहां मखाने की बात कर लीजिए, लीची की बात कर लीजिए। मखाना तो आप डोमिनेट करते हैं, 90% दुनिया का मखाना बिहार का है, 90%। और उसमें भी नॉर्थ बिहार लगभग उसमें से 80% डोमिनेट करता है। अब इसका वैल्यू एडिशन करना, इसका मार्केटिंग करना, इसका जीआई इंडेक्स बनाना, उसको जीआई को इंप्लीमेंट करना, अनुसंधान कराना, उसकी प्रोडक्ट को और अच्छा बनाना, उसकी अच्छी पैकेजिंग बनाना। और मैं एक बात जरूर कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, मैं मंत्री के बतौर आपको बताना चाहता हूं, सरकार की स्कीम होती है और जनता होती है, उसके बीच में रोड़े लगाने के लिए बहुत से लोग होते हैं। जनप्रतिनिधि का काम है कि उन सारे रोड़ों को हटाते हुए सीधा सरकार की जो स्कीम है वो जनता के बीच में पहुंचे, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसलिए मैं जनप्रतिनिधियों को ये कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेवारी है, पूछो, बताओ भाई कितने हेक्टेयर मखाना हुआ, बताओ इतने हेक्टेयर में कितना प्रोड्यूस हुआ, इस प्रोड्यूस को कैसे बढ़ा सकते हो, इसका प्रोड्यूस कैसे बढ़ सकता है, इसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, इसमें जीआई इंडेक्स कैसे लग सकता है, और जीआई के साथ इसको जोड़ करके हम कैसे इसकी यात्रा और अच्छी कर सकते हैं, इसकी हम ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें हमको इन्वॉल्व होने की जरूरत है। उसी तरीके से आपके यहां लीची इंडस्ट्री है। अब मुजफ्फरपुर तो स्वीट सिटी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर का लीची और उसका पल्प और उसका छोटा बीज, और वो क्या, मैं शाही लीची है, शाही लीची, हाँ
देखिए रमा देवी बता रहे नए नए नाम के साथ ये ब्रांडिंग हुई है। इन सभी को बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें सेतु होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता उस विकास में। अब लीची में पल्प बनता है, जूस बन सकता है, उसके अन्य प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो सकता है। इन सब में हम लोगों का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब बनेगा आत्मनिर्भर बिहार। इस आत्मनिर्भर बिहार के दूत बनना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बनना है। अगर उसका एम्बेसडर बनना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बनना है। शुगर मिल, देखिए मैं फर्क बताता हूं, दो फर्क है। बचपन में हमने देखा है पॉलिटिकल लीडरशिप चरमराई हुई थी। पॉलिटिकल लीडरशिप के पास पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल विल नहीं था, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, और इसके कारण सारा स्ट्रक्चर चरमराया हुआ था। आज परिवर्तन यह है कि मोदी जी से लेकर के नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी पॉलिटिकल विल से काम कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसलिए स्टेट का स्ट्रक्चर आपका मजबूत है। दूसरी बात, नेता अच्छा हो, स्कीम अच्छी नहीं हो तो भी नहीं चलता। और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए, आज पॉलिटिकल विल भी था और पॉलिटिकल विल के साथ नेता के साथ साथ कार्यक्रम भी थे। अगर आयुष्मान भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15,000 करोड़ रुपीस एक मुश्त रख दिया, तो फिर ये मेरी जिम्मेवारी थी ना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल आयुष्मान भारत करने का काम भारत की धरती पर किया जाए, और उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो हम लोगों को इंप्लीमेंट करने के लिए नेता भी है और कार्यक्रम भी है। अब कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करने का जिम्मा हमारा आता है। अब शुगर फैक्ट्रीज है, शुगर फैक्ट्रीज को भी, उसका भी प्रोड्यूस कैसे बढ़े, उसमें भी हम किस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग आपने मुझे भी दी, आपने भी वोकल फॉर लोकल के तहत हमको बहुत से अपने प्रोड्यूस हमारे को दिखाए, आपने दिया भी मुझे और सम्मानित भी किया। इसकी ब्रांडिंग कैसे हो सकती है, यह हमको चिंता करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। अभी देखिए स्ट्रीट वेंडर्स देश में 50 लाख है। कौन है बेचारे? रेडी वाले, फेड़ी वाले, ठेला वाले। 10,000 रुपए देने का मोदी जी ने स्कीम दी है। अब रेडी वाले को बैंक के दरवाजे तक लाने का काम किसका है? यह हमारा काम है, यह हमको जिम्मा लेना पड़ेगा। 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। हमारे उत्पाद को बढ़ाने के लिए, सिर्फ उत्पाद को बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मोदी जी ने कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर हमारे लोग आत्मनिर्भरता की ओर चलते हैं और जो हमारे में उद्यम की ताकत है, तो हम इसका उपयोग क्यों ना करें और उनको हम क्यों ना सहायता दें। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर को, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को, 10,000 करोड़ रुपए हमारे रेडी वालों के लिए, उसी तरीके से 20,000 करोड़ रुपए हमारे उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ये सबका हमको उपयोग करना है। और इसलिए मैं जहां बिहार की बदलती तस्वीर देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी का दूत, कार्यकर्ता, उसको आगे आना पड़ेगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है। मैं मन पढ़ चुका हूं, वो जान चुके हैं। आप लोग बहुत समय इन बातों पर लगाते हैं कि हम आरजेडी पर बोले, हम पर आपसे ज्यादा बिहार की जनता उनको जानती है, अच्छी तरीके से जानती है। अब कंसंट्रेट इस बात पर करो कि लोगों ने ताकत हमको देनी है, हमने बिहार की तस्वीर कैसे बदलनी है, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। यह हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। दे हैव डिसाइडेड, वी हैव टू डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द पीपल ऑफ बिहार, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सिचुएशन इन बिहार। उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं इस बात के लिए पूरा विश्वास है मुझे कि आत्मनिर्भर बिहार का जो आपने कॉन्सेप्ट आगे लिया है, ये लोगों को रोजगार भी देगा, स्वाभिमान भी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो साफ कहा कि दक्षिण हिस्सा और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा अगर भारत का अच्छा हो और पूर्वी हिस्सा अगर कमजोर हो तो उसको विकास नहीं कहते।
विकास तब होगा जब पूर्वी हिस्सा भी, पूर्वांचल भी उसी के बराबर आकर के खड़ा होगा। और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जब बिहार के लोग बाहर जाकर के देश की तस्वीर बदल सकते हैं, तो वो बिहार के लोग बिहार की तस्वीर कैसे नहीं बदल सकते, ये बात हमको समझना चाहिए। और इसलिए आप ही, मैं तो देखो, मैं तो इसी धरती में पला बड़ा, बिहार का आईएएस का कैडर उठाकर देख लो तो आपको 100 में से 25-30 बिहार के मिल जाएंगे। आप डॉक्टरों की संख्या उठा करके देख लो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप एम्स चले जाओ और एम्स की फैकल्टी को देख लो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप जुडिशरी में जाकर के खड़े हो जाओ, वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम गिनना शुरू करो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप जुडिशरी में जो जजेस के नाम ढूंढना शुरू करो, आपको बिहार मिल जाएगा। बिहार हैज बीन अ लीडर एंड इट हैज टू लीड इन बिहार ऑल्सो, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम लीडर है। और मैं कहने के लिए कि नहीं कह रहा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का रोल उठा करके देख लो, जेएनयू का रोल कॉल उठा करके देख लो, 50%, 60% बिहार है, 40% बिहार है। तो बिहार उद्यमी है, बिहार बढ़ने वाला है, बिहार नया सोच लेकर के चलने वाला है। मैं जब पॉलिटिक्स में आया और आज, तो मैं देखता हूं कि किसी सेक्रेटरी को उठाकर देखो, या तो वो मेरा सीनियर था या मेरा जूनियर था। किसी पुलिस के ऑफिसर को उठा करके देखो, रॉ से लेकर के सीआईएसएफ से लेकर के किसी का डीजी उठा करके देख लो, या तो वो मेरा सीनियर था या जूनियर था। सब बिहार के निकले हुए लोग। और यही बिहार है, ये तब निकले जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम सीमा पर था। यह भी हमको समझना चाहिए। अंडरस्टैंड बिहार, समझिए बिहार को। एक तरफ आंदोलन कर रहा था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ यही बिहार के सपूत आज जो देश को नेतृत्व दे रहे हैं, वो उस समय अपनी पढ़ाई के और शिक्षा दीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। तो जो दुनिया में, देश में अपना नाम स्थापित कर सकते हैं, वो बिहार को क्यों नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, मुझे पूरा विश्वास है। ये किसके पास ये ताकत है कि सारे बूथों पर, हमारी बूथ संख्या कितनी है, 73,000 जगह पर सप्तऋषि हो। ये किस पार्टी में है? ये भारतीय जनता पार्टी में है, जहां 73,000 स्थानों पर सप्तऋषि। और कितनी मेहनत से किया होगा आपने, कितना पसीना बहाया होगा आपने, कहां कहां आप गए होंगे। और ये कोरोना काल में, यानी आधे से ज्यादा संक्रमित हो गए लेकिन काम नहीं छोड़ा। ये आपकी ताकत है। तो इन सभी ताकतों को ध्यान में रखते हुए आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। मैं यहां जब भी आता हूं तो मैं अपने घर महसूस करता हूं कि मैं घर आया हूं। इस कार्यालय के नक्शे कितने बदले हैं शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आपसे ज्यादा मुझे मालूम है कि पहले हरे रंग की खिड़कियां होती थी, आज वो खिड़कियां दिखती ही नहीं हैं। तो मेरा संबंध तो ऐसा है कि जिसका लालन पालन सब जगह, यहां कोई ऐसे राष्ट्र के नेता, देश के नेता नहीं थे जिनको मैंने बिहार में अपनी गाड़ी में बैठा करके उनकी ड्राइवरी न की हो। मैं इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि राजनीतिक चेतना मेरी बचपन में कैसे पैदा हुई उसका भी प्रमाण बिहार है। इसको भी हमको समझना चाहिए। तो ठीक है कि मुझे हिमाचल जाने का मौका मिला, लेकिन उसकी चेतना कहां थी। रवि बाबू हमारे कॉलेज में आया करते थे और लेक्चर दिया करते थे। मैं स्टूडेंट्स को जुटाया करता था, और इमरजेंसी के दौरान में लाठी चार्ज हो जाता था कॉलेज के अंदर। तो वो भी हम लोगों ने जमाना देखा है। रामकृपाल बाबू उस समय नेता हुआ करते थे, नंदू जी हमारे साथ युवा मोर्चा में काम करते थे, अश्विनी जी छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे। तो ऐसा समय भी देखा है। मैं ये महसूस करता हूं कि आज आत्मनिर्भर बिहार में मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसके लॉन्चिंग में आप सब लोग मिलकर के बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और आने वाली सरकार जो एनडीए की सरकार होगी वह विकास युक्त होगी और आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।